हेलो एवरीवन, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल प्राणा द स्टडी स्पॉट में। मैं हूँ टीना और आज हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर्स बिहेवियर के बारे में, जिसमें हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं किसी भी गुड की जब हम डिमांड की बात करते हैं तो कई फैक्टर्स होते हैं जो उसको डिटरमाइन करते हैं। उसी कमोडिटी का प्राइस, जो रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस होते हैं वो, इनकम क्या है कंज्यूमर की, और टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस क्या है कंज्यूमर का। ठीक है, और ऐसे जो लेकिन इकोनॉमिक्स में जो कई इकोनॉमिस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कमोडिटी के खुद के प्राइस को देते हैं, है ना। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत पर्पस होते हैं उनके, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही उसके खुद के प्राइस को दी जाती है। अब इसके लिए क्या होता है, जो कंज्यूमर हम बिहेवियर पढ़ते हैं इसमें क्या होता है, जो ये पूरा जो फंक्शन है ऑफ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड की, ये पूरा एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है किसके बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड और उसका खुद का प्राइस। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, ये जो पूरा कंज्यूमर बिहेवियर होता है उसका ये काम होता है। अब समय समय पे कई सारे थ्योरीज निकाली गई थी इसी कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए और कंज्यूमर की डिमांड को एक वैलिड थ्योरी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, उसी में से एक थ्योरी थी ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, ये जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है ये बहुत पुरानी थ्योरी है डिमांड की, जो एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है किसके बीच में है, कंज्यूमर के डिमांड को लेकर के किसी प्रोडक्ट के, और डिराइव करती है लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है उसको वो डिराइव करती है। ठीक है, और एक इनवर्स रिलेशनशिप बताती है जो कि हम देखने को मिलता है हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड के बीच में। ठीक है, अब देखिए इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है, कई लोगों ने किया है, हिक्स ने किया है, सैमुअल्सन ने किया है, अलग अलग ग्राउंड्स पे इस पूरे थ्योरी को, ये जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की थ्योरी, इसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला हुआ है। अब जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है वो दिया किसने था, ये आल्फ्रेड मार्शल सर ने हमको दिया था, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, इसीलिए हम इसको मार्शलियन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। उससे पहले चलिए बात करते हैं हम यूटिलिटी के बारे में कि यूटिलिटी होती क्या है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं पहले। यूटिलिटी इज डिफाइंड एज सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी वो अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है जो एक कंज्यूमर को मिलता है जब वो किसी कमोडिटी को कंज्यूम करता है या कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को वो जब कंज्यूम करता है तो मिलता है। कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स में जैसे हो गया पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, शार्पनर हो गया, स्केल हो गया, ये वन कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स में आ जाता है। ठीक है, ऐसे हम देखते हैं। अब कई इकोनॉमिस्ट ऐसे भी रहे जिन्होंने वो बोला है कि जो यूटिलिटी होती है वो एक तरीके से एक हैप्पीनेस है, वो एक प्लेजर है जो लोगों को मिलती है। ठीक है, किसी कमोडिटी को यूज करके, और इसीलिए इसको हम वेलफेयर या वेलबींग में भी डालते हैं। एक बहुत बड़ी बात जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम लोग पढ़ते हैं वो ये है कि कई इकोनॉमिस्ट ऐसे थे पहले जिनको हम यूटिलिटेरियंस बोलते हैं, जिनका कहना था कि जो यूटिलिटी होती है उसको हम कार्डिनल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, मतलब वो क्वांटिफिएबल है और न्यूमेरिक टर्म्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन जो मार्शल थे उन्होंने इससे बेहतर एक उनको मतलब यूटिल्स के फॉर्म में लोगों का कहना था कि हम उसको मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को। उन्होंने एक वर्ड दिया था यूटिल्स, मतलब अगर हमको किसी प्रोडक्ट से 10 में से 4 का वो मिल रहा है, यूटिलिटी प्रोवाइड हो रही है, किसी प्रोडक्ट से हमको 10 में से 8 की यूटिलिटी प्रोवाइड हो रही है, ऐसे हम उसको कार्डिनल और क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर सकते थे। जो मार्शल थे वो भी इसी के साथ ही चलते थे, लेकिन उन्होंने इसको एक बेटर वे में और अच्छे वे में इसको एक्सप्लेन किया था। उनका कहना था यूटिलिटी ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ गुड इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। ठीक है, उसको सब्जेक्टिव टर्म एक यूटिल्स ना देकर के उन्होंने बता दिया कि यूटिलिटी वो अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन या अमाउंट ऑफ गुड के लिए एक वो अमाउंट है मनी का जो एक कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी है किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं। और एक विलियम स्टैनली जिबॉन्स है जिन्होंने पूरा ये जो डेवलपमेंट हुआ था मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का, उसको बनाने में बहुत बड़ा योगदान था उनका। अब जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी की बात कर ही रहे हैं तो हम ये भी जान लेते हैं कि ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है। कार्डिनल यूटिलिटी होगी जिस वो इसमें हम बात करते हैं कि जो यूटिलिटी होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिक टर्म्स में, क्वांटिफिएबल टर्म्स में, है ना। ऑर्डिनल यूटिलिटी कहता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से हमको कितनी यूटिलिटी मिली हम उसको न्यूमेरिक टर्म्स में नहीं बता सकते। ठीक है, उसको हम अगर दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ उसका कंपैरिजन करके हम ये देख सकते हैं कि उसकी रैंकिंग क्या, उसकी ऑर्डरिंग क्या है, कि मतलब अगर हमको
सबसे ज़्यादा हमको आइसक्रीम पसंद है, उसके बाद हमको चॉकलेट पसंद है, उसके बाद हमको स्ट्रॉबेरी पसंद है। अगर हम उसको ये डालें तो हम उसको एक रैंकिंग दे सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमको क्या पसंद है, उससे कम क्या पसंद है, उससे कम क्या पसंद है, सबसे कम क्या पसंद है, ये हम बता सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किस प्रोडक्ट से हमको कितनी यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। ये हम पूरा ऑर्डिनल यूटिलिटी में पढ़ते हैं, जिसको जे.आर. हिक्स ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ऑर्डिनल यूटिलिटी को। उन्होंने जे.आर. हिक्स ने अपनी पूरी ऑर्डिनल यूटिलिटी को उसके इंडिफरेंस कर्व के थ्रू समझाया था, ठीक है। अब इसको हमने पढ़ लिया यहाँ तक। इसके अलावा एक अमर्त्य सेन थे जिन्होंने ये पूरा क्रिटिसाइज किया है पूरे कॉन्सेप्ट को यूटिलिटी के। उनका कहना था कि जब हम डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ये जो यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि यूटिलिटी एक सेटिस्फैक्शन, एक हैप्पीनेस, एक फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर है, एक प्लेजर है, जिससे लोगों की जो यूटिलिटी होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं, हम लोगों की वेलफेयर या वेलबींग को मेजर कर सकते हैं। ये चीज़ कहना गलत था। उनके हिसाब से यूटिलिटी बिल्कुल उनके अगेंस्ट जाती थी, उनके थ्योरी के हिसाब से जो उन्होंने अपना बात बताई थी, ठीक है। उनके हिसाब से ये उन लोगों के लिए काम नहीं करती, ये उन डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए काम नहीं करती जिनको एक लगातार एक्सप्लॉयटेशन से गुजरना पड़ रहा है, जिनके पास होप की बहुत कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत कमी है। उनको अगर आप 5 रुपये से 10 रुपये भी देने लगोगे तो उनको लगेगा कि उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो टेम्परेरी हैप्पीनेस ही होती है बस। उसमें आप उनका ये नहीं कह सकती वो उनका वेलबींग दिखा रहा है या उनका वेलफेयर हो रहा है उससे। ये चीज़ कहना गलत होगा। इसीलिए उनका जो उनके टर्म्स में अगर हम कोट करके बात करें तो उन्होंने कहा था टू जज द वेलबींग ऑफ अ पर्सन एक्सक्लूसिवली इन मेट्रिक ऑफ हैप्पीनेस और डिजायर फुलफिलमेंट हैज सम ऑब्वियस लिमिटेशंस। अब किसी भी इंसान की वेलबींग को अगर हम बस इस हिसाब से नापने लगे कि उसकी हैप्पीनेस, उसको खुशी मिल रही है, उसकी डिजायर फुलफिलमेंट हो रही है, 5 या 10 रुपये मिल गया, तो ये कहना कि उससे उसका वेलफेयर हो रहा है, इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हो जाएंगे, ठीक है। खासकर उन लोगों के लिए जिनको लगातार एक्सप्लॉयटेशन से गुजरना पड़ रहा है, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कितनी कम है, जो इतनी गरीबी में जी रहे हैं। एक तरीके से उनके लिए अब जब इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते कि हैप्पीनेस फुलफिलमेंट से हम मेजर कर सकते किसी की वेलबींग या वेलफेयर को, ठीक है। अब हम आते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे। अब हमको कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अगर हम पढ़ेंगे तो उसके कुछ एजम्पशंस थे, ठीक है। अब हर थ्योरी के एजम्पशंस होते हैं, तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के भी एजम्पशंस थे। अब इन्हीं पूरी जो बेसिक एजम्पशंस होते हैं इसी पे पूरी एनालिसिस की जाती है किसी भी थ्योरी की, ऐसे इसमें भी था। तो ये जो कुछ एजम्पशंस है बस इसके बारे में हम जानेंगे। पहला एजम्पशन क्या है, द कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। अब सबसे पहला जो पूरा बात कही वो यही कही ही थी कि जो कार्डिनल मेजरेबिलिटी होती है यूटिलिटी की, मतलब जो यूटिलिटी हमको किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से मिलती है उसको हम कार्डिनल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उसको न्यूमेरिक टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं कि हमको किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से हमको कितनी यूटिलिटी मिली, 10 में से 6 मिली कि 10 में से 8 मिली, यही वाली बात, ठीक है। अब इनके हिसाब से था कि हम उसको क्वांटिटेटिव कार्डिनल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लाइक एग्जैक्ट नंबर हम दे सकते हैं। ये यहाँ पे कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी में हम कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात थी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो मेजरेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। ये एक और एजम्पशन था कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का, जिसमें ये हम कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी हम उसके मनी के टर्म्स से हम उसको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मनी जो होता है वो किसी भी इंसान की परचेसिंग पावर को रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। अब इसको ये दिखाया जाता है कि जितना अगर इंसान के पास पैसा होगा तो वो खर्च भी कर सकता है किसी सामान को खरीदने के लिए, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम टर्म्स में, मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब यही मार्शल का भी आर्ग्यूमेंट था कि जो अमाउंट ऑफ मनी जो एक कंज्यूमर स्पेंड करने के लिए तैयार है, पे करने के लिए तैयार है किसी सामान को खरीदने के लिए, ये दिखाता है कि उसको उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का। अब ये क्या कहता है कि इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर किसी गुड को कंज्यूम करने से जो उसको यूटिलिटी डिराइव हो रही है, ये क्या है कि अगर हमने जैसे ये पेंसिल है, हमको इसकी एक ही क्वांटिटी कंज्यूम करने से हमको जो सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रही है वो हमको इसी कमोडिटी की बात करके मिल रहा है।
अगर हम इसके साथ इसके शार्पनर या इरेजर की बात करते हैं, स्केल की बात करते हैं, तो हम उसको नहीं लाएंगे इसमें, ठीक है। जो रिलेटेड गुड्स होते हैं उनकी बात नहीं की जाती है। जब हम इस गुड की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसी गुड की बात कर रहे हैं, और इस गुड से हमको कितनी सेटिस्फैक्शन, कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड हो रही है, हम बस इसी की बात करते हैं। तो क्या कहते हैं वो, द यूटिलिटी विच अ कंज्यूमर ऑब्टेन्स फ्रॉम अ गुड डज नॉट डिपेंड on the quantity consumed of the other goods. It depends upon the quantity purchased of that good and that good alone. अब इसमें ये भी कहा जाता है, अब इसकी अगर बात की जाए तो कई प्रोडक्ट्स इंसान कंज्यूम करता है, तो सबकी मतलब सबका अगर हम यूटिलिटी निकालना चाहे, टोटल यूटिलिटी निकालना चाहे, तो वो कैसे निकालेंगे। टोटल यूटिलिटी होगा जैसे ये पेंसिल हो गया, ये पेन हो गया, ये पेन हो गया, ठीक है। अब इससे आपको कितना यूटिलिटी मिली उसको पूरा काउंट करेंगे, ठीक, उसका सम करेंगे, फिर इससे कितनी मिली उसका पूरा सम निकालेंगे, इससे कितनी मिली उसका पूरा हम टोटल यूटिलिटी तीनों का निकालेंगे, फिर उन तीनों के जो यूटिलिटी हमको मिलेगा उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। वो हमारा टोटल यूटिलिटी सेपरेट यूटिलिटीज ऑफ गुड्स से कितना मिला वो हमारा निकल के आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो कार्डिनल यूटिलिटी होती है वो एडिटिव होती है नेचर में, मतलब कि सेपरेट यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट गुड्स को हम ऐड करके टोटल यूटिलिटी हर गुड से कितनी मिली ये हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये होता है। चौथा क्या होता है, कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रखा गया वो कांस्टेंट रखा गया है। इसका मतलब क्या है, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटीज होता है वो डिमिनिश करता है। जितना ज़्यादा हम किसी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो घटती रहती है। और कार्डिनल में क्या कहता है कि लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है उसमें कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी जितना आप ज़्यादा उसको कंज्यूम करोगे, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट बनी रहेगी थ्रू आउट द प्रोसेस। इसका क्या मतलब निकलता है कि जितना भी इंडिविजुअल अगर किसी भी कमोडिटी खरीदने में पैसा स्पेंड कर रहा है उससे उसके बाद जो अमाउंट होगा वो वेरी करेगा, बट तब भी जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मनी की रखी जाएगी वो कांस्टेंट ही रखी जाएगी, ठीक है। अब इसको कहा गया कि इसी से पता चलता है कि जो मार्शल थे उन्होंने ये कहा था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है उनको उन्होंने मनी के टर्म्स में मेजर किया गया है, मतलब उन्होंने किया हुआ है। अब ये जो मेजरमेंट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स का मनी के टर्म्स में, ये हम तभी कर सकते हैं जब हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट रखेंगे। बिना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट रखे हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट क्या था इसका, ये है इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड बोले तो ये जो पूरी जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच बनाई गई थी ये पूरी इंट्रोस्पेक्शन के मेथड पे होती है। अब इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, जब हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन से चीज़ें जानते हैं, दूसरे के बिहेवियर को, दूसरे के क्या कहेंगे उसको, दूसरे के जजमेंट को हम देखते हैं, दूसरे के बिहेवियर, दूसरे के माइंड हम रीडिंग एक तरीके से करते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। हम उसको अपने थॉट प्रोसेस से जब देखते हैं, चीज़ें समझते हैं सेल्फ एक्सपेरिमेंट करके, सेल्फ एक्सपीरियंस से, तो वो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड में आता है। बोले तो सामने वाला क्या सोच रहा है, कैसे सामान खरीद रहा है, आसपास के लोग कैसे सामान खरीद रहे हैं, क्या सोचते हैं, अगर हम ये सोच के अपने दिमाग से वो थ्योरी बनाएंगे तो वो इंट्रोस्पेक्शन कहलाती है। इसलिए जो पूरा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है वो पूरा इंट्रोस्पेक्टिव मेथड ही है, ठीक है। ये होता है। अब ये पूरा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये भी पूरा इंट्रोस्पेक्टिव मेथड यूज करके ही बनाया गया था, ठीक है। अब ये जो हमने अभी एजम्पशंस पढ़े ये पूरे फाउंडर्स कहे जाते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के। हमने क्या क्या एजम्पशंस पढ़े थे, द कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, marginal utility is measurable in terms of money, the hypothesis of independent utilities, constancy of marginal utility of money और introspective method, ठीक है। अब इन्हीं से हमारे दो लॉज निकले थे जो कि इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। वो कौन कौन से हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको मैं एक आने वाले वीडियोस में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या होता है और क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अभी के लिए जो पूरी हम बस इतना बता रहे हैं कि जो पूरा जो एजम्पशंस हमारे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस से बने थे उसके बेसिस पे फिर ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है इसको बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमने जैसे बताया कि बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है इस पूरे जो
एनालिसिस किया गया था, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इसको बहुत इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन हुआ है, ठीक है, जो मार्शल ने पूरा बनाया था इतनी मेहनत से, उसको हिक्स हैं, सैमुअलसन है, कई इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने बहुत क्रिटिसाइज भी किया अलग अलग ग्राउंड्स पे, ठीक है। तो पहला क्या है, कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी अनरियलिस्टिक है। आप किसी भी यूटिलिटी को न्यूमेरिक फॉर्म में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हो। आप उसको रैंकिंग, कंपैरिजन के थ्रू रैंकिंग में ला सकते हो, लेकिन आप उसको न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते कि हमको आइसक्रीम खाने से 10 में से 6 की यूटिलिटी मिलती है या चॉकलेट खाने से हमको 8 मिलती है, ये आप नहीं बोल सकते। एक्चुअल प्रैक्टिस में, रियलिटी जो हम देखते हैं रियल लाइफ में, ऐसा नहीं होता है। आप उसको कार्डिनल टर्म्स या क्वांटिफिएबल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, आप उसको बस एक रैंकिंग या ऑर्डरिंग के फॉर्म में ही देख सकते हो, ठीक। दूसरा क्या है, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज इज रॉन्ग। ये क्या कहता है कि जो पूरा जो इन्होंने बताया कि जब हम किसी एक क्वांटिटी के, मतलब एक कमोडिटी के कंजम्पशन की बात करते हैं तो उस कमोडिटी के कितनी क्वांटिटी हमने कंज्यूम की, सिर्फ उसी से मिली हुई यूटिलिटी की हम बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड गुड्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भी पूरा रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता कि जब हम इसकी बात करें तो सिर्फ इसी की बात करें। पेंसिल हम सिर्फ यूज़ तो करते हैं पेंसिल का, लेकिन अगर शार्पनर नहीं होगा तो हम इसको शार्पन कैसे करेंगे जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी यहाँ करके, तो ठीक है। ये चीज़ है कि इनका कहना है, जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में कहा है कि हमको रिलेटेड गुड्स की हम बात ही नहीं करते, बस इस गुड की बात करते तो इसी गुड की बात करें। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में, रियल लाइफ में ऐसा नहीं चलता है। रियल लाइफ में क्या है, द यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन derived from a good depends upon the availabilities of some other goods which may be either its substitute or complementary, ठीक है, to it। ये होता है, मतलब उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं या सब्सटीट्यूट गुड्स हैं उनसे भी उसकी यूटिलिटी में डिफरेंस आता है। जब उस कॉमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिली हुई यूटिलिटी में डिफरेंस आता है उसके रिलेटेड गुड्स के होने से, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट वैलिड। अब कहा गया जो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रखा गया है, ये एजम्पशन भी बिल्कुल गलत हो जाता है। आप जो है मनी की मार्जिनल यूटिलिटी को कांस्टेंट नहीं रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब क्या है, जैसे कोई कंज्यूमर है, वो अपना मनी इनकम स्पेंड करेगा, ठीक है, तो उसके पास जो पैसा अब मनी इनकम बचा वो तो कम होगा पहले से। इससे क्या होगा, जब उसकी मनी इनकम में एक डिक्लाइन आ रहा है तो उससे उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी के लिए वो बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, अब मैं इसको इंग्लिश में टर्म्स बता देती हूँ एक बार। विद द डिक्लाइन इन मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर हिम राइजेस। उसके लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो बढ़ जाती है। अब ये एक्चुअल प्रैक्टिस में होता है, ये नहीं आप कह सकते कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो कभी कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। ये बहुत गलत एजम्पशन था, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। अब इसी के बेसिस पे ये भी कहा गया है, चौथा पॉइंट है कि मार्शलियन डिमांड थ्योरम कैन नॉट जेन्युइनली बी डिराइव्ड एक्सेप्ट इन वन कमोडिटी केस। जे.आर. हिक्स का कहना था कि जो पूरी थ्योरी है डिमांड की जो मार्शल ने बनाई है, इसमें जो आपने कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रखा है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल इनवैलिड कहा जाएगा जब हम एक कमोडिटी से ज़्यादा कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। ये तो अभी काम चल जा रहा है जब आप सिर्फ एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे एक कमोडिटी से ज़्यादा कमोडिटी की हम बात करने लगते हैं वहाँ पे इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट एक इसको क्रिटिसाइज किया गया था वो किस ग्राउंड पे किया गया था कि द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस डज नॉट स्प्लिट अप द प्राइस इफेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस बनाया गया था, इसमें जो है पूरे प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट में डिवाइड नहीं किया गया था। इससे समझ नहीं आता जो प्राइस में चेंज आ रहा है वो इनकम इफेक्ट की वजह से आ रहा है कि वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से आ रहा है। इस बेसिस पे भी पूरे ये जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस बना था इसको क्रिटिसाइज किया गया था कि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए इस चीज़ को कि जो प्राइस में चेंज आ रहा है वो आ क्यों रहा है, इनकम इफेक्ट की वजह से आ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से आ रहा है, ठीक है। इस ग्राउंड पे उसको कहा गया। नेक्स्ट है मार्शल कुड नॉट एक्सप्लेन गिफन पैराडॉक्स। अब क्योंकि वो प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में
डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वो गिफन पैराडॉक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। गिफन पैराडॉक्स में क्या था, गिफन पैराडॉक्स में यही तो था कि प्राइस के बढ़ने से गुड की डिमांड अभी भी कैसे बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है तो गुड की डिमांड तो गिर जानी चाहिए लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, वो अब मार्शल एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में डिफ्रेंशिएट ही नहीं किया था, वो कर ही नहीं पाए थे। इसको इन डिफरेंस करके थ्रू जे.आर. हिक्स ने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि गिफन पैराडॉक्स क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। प्राइस इफेक्ट को उन्होंने सब्सटीट्यूशन और इनकम इफेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एज्यूम्स टू मच एंड एक्सप्लेन्स टू लिटिल। अब कहा जाता है जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पूरा बनाया है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में, इसमें एजम्पशंस तो इतने सारे रख दिए गए हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन बहुत बेयर मिनिमम दिया गया है। इसीलिए इस बेसिस पे भी इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि इतने सिवियर एजम्पशंस रख दिए गए हैं, इतने ज़्यादा और इतने सिवियर एजम्पशंस रख दिए गए हैं, और इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया गया है। इस ग्राउंड पर भी इसको क्रिटिसाइज किया गया था, और पूरा जो एक्सप्लेनेशन था उसको ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू इंडिफरेंस का टेक्निक का यूज़ करके पूरा बनाया गया था, ठीक है। ये सब हुआ था कितने वहाँ, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो इंडिफरेंस करके थ्रू बनाया गया था उसमें बहुत कम एजम्पशंस भी लिए गए थे और एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा दिया गया था, ठीक है। अब यही सब वहाँ पे बताया गया, यही सब सारे क्रिटिसिजम्स थे उनके एजम्पशंस की हमने बात की, और क्रिटिसिज्म की कौन कौन से बेसिस पे। एक तरीके से आपने ये खुद ही नोटिस किया होगा कि जितने उनके एजम्पशंस थे सारे खारिज हो जा रहे हैं, यहाँ पे सारे निल और वॉइड खत्म हो जा रहा है, वहीं पे कोई काम नहीं आ रहा है उसका, ठीक है। यही होता है। अब ये जो पूरे ड्रॉबैक्स हमने पढ़े ऊपर, जो जितने भी क्रिटिसिज्म इनको मिले हैं, इसकी वजह से क्या हुआ, जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस था ये पूरा गिव अप कर दिया गया था पूरा, और इसकी जगह मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी को लाया गया था, जिसमें हम न्यू अप्रोचेस से डिमांड थ्योरी को पढ़ रहे थे और समझ रहे थे, जो कि ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड था और उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से दिया गया था। अब इसी जो मॉडर्न अप्रोचेस हैं डिमांड थ्योरी के, इसको हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, और आज के लिए बस इस टॉपिक पे इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा चैप्टर है ये। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।